नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ समय से दवा सप्लाई करने वाला सिस्टम सवालों के घेरे में है। कभी भुगतान को लेकर, कभी दवाओं की क्वालिटी को लेकर, तो कभी अमानक दवाओं की सप्लाई को लेकर बार बार सवाल उठता है कि बेहद ही संवेदनशील सिस्टम पर यह सवाल उठना कितना लाजमी भी है। हम बात कर रहे हैं सीजीएमएससी के जरिए दवा सप्लाई और खरीदी को लेकर। इस बेहद ही गंभीर विषय पर शुरू करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बीते कुछ समय से अमानक दवा, जंग लगा सर्जिकल ब्लेड, गैर जरूरी दवा और उपकरणों की खरीदी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सीजीएमएससी की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। ताजा मामला एक बार फिर दवाइयों के वितरण पर रोक का है, जिसके तहत पैरासीटामोल 650 mg, पैरासीटामोल 500 mg और एसिक्लोफेनेक 100 mg प्लस के वितरण पर रोक लगा दी गई है। जबकि 2 दिन पहले ही बच्चे के पेट के कीड़े मारने वाली कृमि की दवा पर भी रोक लगा दी गई थी। और इन तमाम दवाओं पर रोक तब लगाई जा रही है जब स्टॉक लगभग खत्म हो चुका होता है। हालांकि सीजीएमएससी के कार्य प्रणाली को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीधे शब्दों में कहा है कि जनता और मीडिया से कुछ छुपाया नहीं जाएगा। जो जनता की सेहत के लिए नुकसानदायक है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सीजीएमएससी ने फिर लगाई दवाइयों की सप्लाई पर रोक। पैरासीटामोल 650 और 500 mg पर रोक। एसिक्लोफेनेक 100 mg प्लस पर भी लगाई रोक। कुछ दिन पहले कृमि की दवाई पर भी लगाई गई थी रोक। जंग लगा सर्जिकल ब्लेड, गैर जरूरी खरीदी पर सवाल। सीजीएमएससी की कार्य प्रणाली पर बार बार उठती है उंगली। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जनता और मीडिया से कुछ नहीं छुपाया जाएगा। हम छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। पिछले समय भी कितने गड़बड़ियां हुई थी, सरकारें दबाती हैं। अभी मलेरिया आपको ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि हम 100% टेस्ट कर रहे हैं। संख्या से हम घबराने वाले नहीं है, क्योंकि जब वो निकलेगा तो उनको दवाइयां देंगे तो समूल रूप से मलेरिया नष्ट होगा। तो हम किसी भी चीज को छुपाने में विश्वास नहीं रखते हैं। भले ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं कि जनता से कुछ नहीं छुपाया जाएगा, लेकिन मरीजों के मन में अब खौफ घर करने लगा है। मरीजों का कहना है कि ऐसे में हम कैसे सरकारी अस्पताल तक इलाज कराने पहुंचेंगे। बार बार अलग अलग दवाई चेंज हो जाते हैं तो समझ नहीं पाते कि रियल वो कौन सा दवाई खाना है हमको। कई बार ऐसा कंफ्यूज लगता है कि उस दिन हम दूसरे दिन जो गोली खाए हैं आज फिर बदल दिए गोली, तो कंपनी भी समझ नहीं आता है और दवाई रियल क्या खा रहे हैं वो भी समझ नहीं आता। एग्जाम्पल बता रही हूँ, मेरे पापा का भी चीरा लगा हुआ है पैर में। उनको पता ही नहीं कि उनको हार्ट का दवाई दिया जा रहा है। पूरा ब्लड 36 घंटे बहा है, फिर डॉक्टर हम लोग को बता रहे हैं कि ये हार्ट का दवाई है। जनता को हानि पहुंच सकता है इससे। दवाई लगातार अच्छी नहीं आ रही है तो लोगों को परेशानी हो रहा है। लोग यहाँ पर विश्वास करके आते हैं कि हमारा अच्छे से इलाज हो जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि दवाई की क्वालिटी अच्छी नहीं। एक तरफ दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगाना, दवा और उपकरण खरीदी सप्लाई करने वाली एजेंसी सीजीएमएससी की कार्य प्रणाली पर बार बार सवाल उठाना, जनता के मन में खौफ का घर करना और विपक्ष के तीखे तेवर बताने के लिए काफी है कि ये मामला कितना गंभीर है। जो निश्चेतना की दवाइयां हैं, सेलाइन हैं या ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल ब्लेड हैं या ग्लव्स हैं, इनका अमानक पाया जाना ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। सीजीएमएससी और स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जब यही दवाइयां अमानक होंगी तो न तो सरकारी अस्पतालों में कोई ऑपरेशन कराने जाएगा, न वहाँ की दवाइयाँ खाएगा। डॉक्टर यदि अच्छा इलाज लिख भी देंगे तो वहाँ की दवाइयाँ यदि खराब होंगी तो डॉक्टर मरीज को ठीक कैसे कर पाएंगे। निश्चित ही मामला गंभीर है और ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है और इसको पूरी गंभीरता से, जैसे ही कहीं से भी कोई इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है, इसको तुरंत रोक लगाई जाती है और उसके बाद उसके जांच के लिए इसको लैब में भेजा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया में हो रहा है और पूरी गंभीरता से हो रहा है। अब हम ये भी व्यवस्था बना रहे हैं कि जहां और जिन कंपनियों का ज़्यादा आ रहा है उनकी बाकी प्रोडक्ट्स की भी हम लोग जांच करवाएंगे और अगर आवश्यक हुआ तो उनको ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी करेंगे। स्वास्थ्य सुविधा प्रदेश की ऐसी जरूरतें हैं जिससे आमजन प्रतिदिन रूबरू होते हैं। ऐसे में शासकीय तंत्र की प्रमुख जिम्मेदारी है कि उत्तम स्वास्थ्य सुविधा का मुहैया कराए। लेकिन बार बार इस तरह की बातों से सिस्टम पर गंभीर सवाल उठते हैं। बहरहाल देखना होगा कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार क्या कठोर कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर गंधर्व पांडे बीजेपी नेता हैं, डॉक्टर राकेश गुप्ता अध्यक्ष कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ और डॉक्टर अनिमेश चौधरी एमडी मेडिसिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर गंधर्व पांडे जी से। देखिए,
पांडे जी, जिस तरह की ये बात है, काफी ज्यादा गंभीर विषय है, काफी ज्यादा गंभीर ये बात है। जिस तरह से देखिए, सरकारी अस्पताल हो, सरकारी जो स्कूल है वह हो, दोनों ही जो संस्थाएं हैं या जिस तरह से इन्हें चलाया जाता है, कितना भरोसा जनता का इनके ऊपर रहता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर दवाइयां अमानत होंगी तो इस तरह कैसे चल पाएगा? पांडे जी देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को मेरा नमस्कार। हमारे सभी सीनियर्स जो बैठे हैं उनको, आपको और आपके दर्शकों को। जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, सरकार इसको पूर्णतः गंभीरता से लेते हुए ये सुनिश्चित कर रही है कि छत्तीसगढ़ की किसी भी जनता के साथ ऐसी कोई चीज ना हो कि उसे खराब दवाई मिले या उसे उसका सेवन करना पड़े। ऐसी कोई भी शिकायत आती है, तत्काल उसके वितरण पर रोक लगाई जाती है और उसके बार कोडिंग में और उस बैच की पूरी इंस्पेक्शन थर्ड पार्टी के द्वारा कराई जाती है। उस इंस्पेक्शन में अगर ये चीज पाया जाता है कि वो अमानक है तो तत्काल उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उन सभी बैचेस को वापस बुला लिया जाता है। तो इस प्रकार से सरकार निरंतर ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, सब में गुणवत्तापूर्ण दवाई ही वितरित की जाए। अगर कहीं से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आ रही है तो उसको पूर्णतः गंभीरता से लेते हुए जनता की स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसको सुनिश्चित करने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है। मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की घटनाएं आप सुन रहे हैं, सर्जिकल ब्लेड हो, जो ग्लव्स हैं, सर्जिकल ग्लव्स हैं वह, और उसके बाद अब ये दवाइयों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस तरह से इन पर बैन या फिर सप्लाई पर रोक लगती चली जा रही है, ऐसा क्यों राकेश जी? आखिर ये दवाइयों पर रोक लग क्यों रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है अभिनव सिंह जी कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की पूरी कार्यप्रणाली शक के घेरे में है जी। जिस प्रकार अच्छा डॉक्टर और अच्छी दवाई एक दूसरे के पूरक है। जब अच्छा डॉक्टर देखता है किसी बीमार मरीज को, सरकारी अस्पताल में आए हुए मरीज को, जब तक अच्छी दवाई उस मरीज को नहीं मिलेगी वो मरीज ठीक नहीं हो पाएगा। उसमें लगातार पिछले कुछ महीनों से दवाइयों के अमानक होने का सिलसिला जारी है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है, दवा माफिया का खेल देखिए। जब दवाई सप्लाई होती है तो उसकी गुणवत्ता का सर्टिफिकेट वहां पर सबमिट होता है, तब दवाई जाके ड्रग स्टोर में सबमिट होती है। आप पूरा घटनाक्रम देखिए कि जब डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ, ओटी स्टाफ इसकी गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, हार्ट के डॉक्टर्स कहते हैं कि जब हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, खून पतला करने की दवाई खून पतला नहीं कर रही, या फिर जो मरीज को बेहोशी की दवाई दी जा रही है, जो एंटीबायोटिक ऑपरेशन के बाद दिए जा रहे हैं, वो असर नहीं कर रहे हैं। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अधिकारी उसको फिर से जांच के लिए भेजते हैं और देखिए रिपोर्ट आने के बाद जानबूझकर उस रिपोर्ट को दबाया जाता है ताकि दवाई कहीं न कहीं खप जाए और कम से कम दवाई दवा सप्लायर को वापस करनी पड़े। ये आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे और उसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे, जो दवा रोकने के सर्टिफिकेट या आदेश जारी हुए हैं उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार मिली भगत का खेल है। ये दवा को खपने का मौका देते हैं और उसके बाद उस दवाई को वापस मंगाते हैं या आगामी आदेश तक उसको वितरण पर रोक लगाते हैं। मतलब समझिए कि जो दवा कंपनी है उसके साथ कितनी ज्यादा मिली भगत है। अभी पिछले दिनों एक पत्र वायरल हुआ था कि एक स्टाफ नर्स ने उस सर्जिकल ब्लेड को यूज करने से इनकार कर दिया, उसकी फोटो वायरल हुई। भयावह देखिए कि उस सर्जिकल ब्लेड जो ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है उसमें जंग लगा हुआ था जी। किस प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। अब आप सोच लीजिए, अच्छे डॉक्टर यदि अच्छा इलाज दे रहे हैं, अच्छी दवाई नहीं मिलेगी तो आप सोच लीजिए सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता कहां पर पहुंचेगी जी। गरीब मरीज का एकमात्र ठौर और आशा का केंद्र सरकारी अस्पताल है। यदि वहां पर इस प्रकार की दवाइयों के न्यूज वायरल होगी या खबरें सामने आएगी तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों का भगवान ही मालिक है। और जिस प्रकार की डिफेंस कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी और मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष, मुझे लगता है ठीक है राकेश जी, ठीक है। अनिमेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वह आप
आप सबसे करीबी या रूबरू होते हैं मरीजों से। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सवाल है, जो दवाइयां बैन हुई हैं, इस तरह की जो अमानक दवाइयां पाई जाती हैं, इससे कितना बड़ा खतरा है लोगों की जान पर। और हालिया जो दवाइयां जिसमें पैरासीटामोल 650 mg, 500 mg, 350 mg, इसके बाद एसिक्लोफिनेक एक दवाई है, उस पर भी सप्लाई पर रोक है। अगर इनमें ऊपर नीचे फॉर्मूला हो जाता है या गलती से यह दवाई किसी गलत व्यक्ति तक पहुंच जाती है तो क्या खतरा है? अनिमेश जी, इसको अभिनव जी मैं इसको ऐसे समझाना चाहूंगा। खतरा आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक पिक्चर के सीन से समझाता हूँ। जवान मूवी में एक बहुत फेमस मूवी थी जवान, उसमें शाहरुख खान का जो किरदार है वो जाता है अपने साथियों के साथ आतंकवादियों को मारने, और एन टाइम पे उनकी बंदूकें काम करना नहीं कर पाती हैं और उनके साथी मर जाते हैं। जो सप्लाई करने वाला व्यक्ति होता है विलेन, वो बोलता है कोई बात नहीं, हम इसको ध्यान देंगे। ये मजाक की बात नहीं है ना। अगर आप गलत दवाई सप्लाई कर चुके हैं और वो लोगों को मिल चुकी है तो लोगों की जान को खतरा है। अगर उसमें से कुछ दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एल्बेंडाजोल, ये तो बहुत आवश्यक दवाइयां हैं क्योंकि अभी वायरल में यही चल रही हैं। कोई व्यक्ति बुखार की दवाई ले रहा है, वो पैरासीटामोल की हाई डोज लेता जाएगा। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि दवाइयां, आप मैं इस चीज को सुधारना चाहूंगा आप लोग की तरफ से। मीडिया बार बार क्या बोल रहा है कि दवाइयां बैन हो गई हैं, प्रेगनेंसी किट बैन हो गई, दवाइयां बैन हो गई, ग्लव्स बैन हो गए। ये बैन नहीं हुए, इनके एक बैच बैन हो रहे हैं। ये दवाइयां आज भी उतनी इफेक्टिव हैं, पैरासीटामोल आज भी इफेक्टिव है, एल्बेंडाजोल आज भी कारगर है और इफेक्टिव है, पर जो सरकारी अस्पताल में सप्लाई हुई है छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो दवाइयां इफेक्टिव नहीं है। तो वो दवाइयां जब सप्लाई हुई तभी इफेक्टिव होना था। आप दवाइयों के मामले में ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों तक पहुंच जाए या हॉस्पिटल तक पहुंच जाए उसके बाद पता लग रहा है इफेक्टिव नहीं है। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इफेक्टिव दवाइयां ही पहुंचे, और अगर धोखे से भी इफेक्टिव दवाइयां नहीं है, जो पहुंची दवाइयां वो अनइफेक्टिव निकलती हैं, तो तुरंत सप्लाई करने वाली कंपनी पे और उसको पास करने वाले ऑफिसर पे इतनी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा ये ना हो, क्योंकि ये एक तरह से हत्या के प्रयास का मामला बनता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो आप अगर सर्जिकल ब्लेड देते हैं किसी को, तो सर्जिकल ब्लेड से उस पेशेंट को सीधा सेप्सिस हो सकता है जी। एक छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर कांड हुआ था, जब गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई थी, उसका कारण क्या पता लगा था आखिरी में कि जो दवाइयां सप्लाई हुई थी वो दवाइयां सब स्टैंडर्ड थी, उन्हीं के कारण महिलाओं के शरीर में तथाकथित जहर चला गया था। जब आपके राज्य में इतना बड़ा कांड हो चुका है, उसके बाद एक के बाद एक ऐसी चीजें होती जा रही हैं, आप इससे क्या बोल रहे हैं कि हम उन दवाइयों को वापस ले रहे हैं? अरे आप कार्रवाई कीजिए, इतनी कड़ी कार्रवाई कीजिए कि दोबारा रूह कांप जाए वैसी दवाइयां सप्लाई करने वालों की और वैसी दवाइयों को पास करने वालों की। कड़ी कार्रवाई कहां है? एक साल से हम लोग लगातार खबर सुन रहे हैं प्रेगनेंसी किट खराब है। प्रेगनेंसी किट खराब होने का मतलब समझ रहे हैं? अगर किसी को गलत रिपोर्ट आती है कि उसकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें उसके परिवार पे कितना बड़ा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, जंग लगे सर्जिकल ब्लेड। ठीक है पांडे जी, मैं आपका फिर रुख करूंगा। गरीब व्यक्ति ही सरकारी अस्पताल में जाता है, ये और गरीब व्यक्ति का ही सहारा सरकारी अस्पताल होता है। जो थोड़ा बहुत खर्चा कर सकता है वह मोस्टली प्राइवेट अस्पताल में जाता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर इस तरह की दवाइयां देंगे, देखिए ऐसे राज्य में जहां आधे से ज्यादा जो गरीब हैं या जो सरकारी अस्पताल में जाने वाले लोग हैं, वह दवाइयों के नाम सही से नहीं पढ़ सकते, उनके फॉर्मूलाज नहीं देख सकते, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं देख सकते। अगर ऐसे में गलत फॉर्मूला की दवाई पहुंच जाएगी तो कैसे चलेगा पांडे जी? देखिए, जिस प्रकार की स्थिति अभी निर्मित हुई है और जो हमारे सीनियर्स ने कहा जी, तो उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी जो इसमें दवाई की प्रक्रिया में यह भी रहता है कि दवाई जब हमने कंपनी से ले ली तो उसके बाद उसका जो स्टोरेज है वहां पर एक डेफिनेटिव टेम्परेचर का मेंटेनेंस होता है, ह्यूमिडिटी लेवल को देखा जाता है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है, कई बार अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिससे दवाई पर, जैसे अभी हमने बीच में देखा कि कुछ दवाइयों में फफूंद लग गई, तो इस प्रकार की चीजें आती है। और कुछ दवाइयों की पैकेजिंग जो है उसमें भी गड़बड़ पाई गई है। और पूर्ववर्ती सरकार में भी हमने ये चीज को, जब हम विपक्ष में थे तब उठाया था, तो 15 कंपनियां उसके बाद ब्लैकलिस्ट हुई थी और हम सत्ता में आए तब भी 1500 बैच की दवाइयों का जांच कराया और 5 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। उसके साथ ही साथ पूर्व में जिस प्रकार की चीजें हुई, अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो देश में सबसे बड़ा अगर कहीं मेडिकल कॉर्पोरेशन में कोई कार्रवाई चल रही है तो छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन में चल रही है, जहां केंद्र की ईडी से लेकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश की ईओडब्ल्यू तक के कार्रवाई कर रही है। तो निरंतर इस विषय को लेकर के सरकार पूर्णतः गंभीर है। देखिए पांडे जी मैं यहां आपको टोकना चाहूंगा, माफी चाहिएगा। देखिए, जिस तरह से आपने बात कही कि हमने इतना काम कर दिया, पिछली सरकार ने इतनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था,
ये सीधा सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपको अगर जो कंपनियां आपको सप्लाई करती हैं, ये अभी दोनों ही मेहमानों ने अपने वक्तव्य में कहा कि दवाइयों पर रोक तब तक लग पाती है जब तक आधे से ज्यादा खप चुकी होती है, यानी कि लोगों के शरीर में वह दवाइयां पहुंच चुकी होती हैं जब तक उन पर कार्रवाई होती है। आखिर ऑडिट कहां है? साल भर में कुछ तो जो रिकॉर्ड बनते होंगे उनको लेकर के कौन दवाई कब आई, कहां गई है, इसको लेकर प्रक्रिया कहां है? पांडे जी ने पहले ही स्पष्ट किया जी कि जो भी दवाई में आजकल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत रेज की जा सकती है कि ये दवाई में ये शिकायत है, ये दवाई में जैसे अगर फफूंद की बात की जाए या पैकेजिंग में कोई दिक्कत है तो उस बैच को पूरा रोक दिया जाता है, उसके वितरण में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाती है और थर्ड पार्टी के द्वारा उसकी जांच कराई जाती है, इंस्पेक्शन कराया जाता है। अगर वो उसमें मानक दरों पर खरा उतरती है तो फिर उसका आगे वितरण किया जाता है, अन्यथा उस पूरे बैच को वापस भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं है कि अगर किसी भी प्रकार से दवाई में कोई भी दोष पाया जाता है तो तत्काल उसी समय जब उस पर आरोप लगा या संदेह हुआ उसी समय से उसके वितरण पर पूर्णतः रोक लगा दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर ऐसी कोई भी संदेहास्पद चीजें हैं तो आम जनता को इसका कम से कम नुकसान हो, उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में कार्यवाही भी कर रहे हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे और इन सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का काम भी करेंगे। ठीक है। राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की बात कही पांडे जी ने कि कार्रवाई की जा रही है और लगातार हम रोक लगा रहे हैं ऐसी दवाओं की सप्लाई पर जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकार तब तक रोक लगा पाती है जब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। ऐसा क्यों? मैं आपको खेल समझाता हूं। देखिए, जब दवा सप्लाई होती है तो उसकी गुणवत्ता की स्पेसिफिकेशन की रिपोर्ट आती है, उसके बाद ही ड्रग स्टोर में लिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे क्वेश्चन मार्क, पूरे संदेह डॉक्टर्स और स्टाफ ने लगाए हैं, उसके बाद ही दवा को वापस लेने के लिए दोबारा जांच कराई। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पहले भी इसकी जांच कराई गई थी, इसकी गुणवत्ता पे संदेह व्यक्त किया गया था, दोबारा जांच करने पे गुणवत्ता रहित पाई गई है और इसको वापस लेने के आदेश दिए जाते हैं कि इसको अभी वितरण न किया जाए। कंपनी MSCL चाहती है कि ऑर्डर इतनी देर से दिया जाए या दोबारा जांच करा ली जाए। ये बिल्कुल पहली रिपोर्ट में विश्वास नहीं करते। मिली भगत का आप स्तर देखिए, 2 बार रिपोर्ट जब आती है तब इसको वितरण पर रोक लगाई जाती है या वापस लिया जाता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दवा माफिया अधिकारियों के साथ मिलकर जवाब दीजिए गंधर्व जी, जवाब दीजिए। क्या किसी अनहोनी का इंतजार हो रहा था? इसके ऑर्डर हैं गंधर्व जी, मेंशन किया गया है। किसी अनहोनी का इंतजार हो रहा है क्या? जैसे ही इस पर किसी भी प्रकार का संदेह होता है तत्काल वितरण पर रोक लगा दिया जाता है। उस दवाई को आम जनता को कहीं पर भी वितरित नहीं किया जाता। और वर्तमान में भी जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि पैरासीटामोल 650 mg हो, 500 mg हो, एसिक्लोफेनेक हो या जो हम कृमि की दवाई की बात करें, उन सब की भी जैसे ही खबर आई तत्काल उसके वितरण पर रोक लगा दिया गया। और जहां पर इसकी ज्यादा आवश्यकता है वहां लोकल परचेज के माध्यम से उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं कि नागरिकों को यह परेशानी भी ना हो कि वो दवाई उपलब्ध ही नहीं है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की एक एक जनता का स्वास्थ्य हेतु किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, उसके लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा पे काम कर रहे हैं। और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, मैं पुनः सुनिश्चित कर रहा हूं, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की एजेंसी जांच नहीं करती। मैं बार बार कह रहा हूं, थर्ड पार्टी के द्वारा जांच कराई जाती है, उसकी जो रिपोर्ट आती है, उसके जो मानक दर होते हैं, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। ठीक है। राकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, होती है और वहां जांच होती है जो छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉरपोरेशन की लिस्ट में होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। वो जब इस प्रकार की आशंका होती है तो अपने क्वालिटी के स्तर और NABL का मानक का पालन करने के बाद दवाई टेस्ट होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खेल ये है कि ऑर्डर देने में इतनी देर की जाती है वापसी का ताकि वो दवा खप जाए। न केवल टैबलेट्स में बल्कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन, मिर्गी रोकने वाले इंजेक्शन,
खून पतला करने वाली दवाइयां, इस प्रकार सर्जिकल ग्लव्स फट के ऑपरेशन साइट में गिर रहे हैं, उसका पाउडर गिर रहा है, इन्फेक्शन होने का खतरा है। इस प्रकार की कार्य प्रणाली वास्तव में विश्वसनीयता और सरकार और स्वास्थ्य विभाग की विश्वसनीयता खतरे में आ गई है। बिल्कुल, इस तरह से तो कोई अस्पताल ही नहीं जाएगा, पीड़ित कहां जाए, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए राकेश जी, आपने काफी गंभीर विषय उठाया है। अनिमेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अनिमेश जी, मोतियाबिंद वाली जो घटना है वह भी कोई नहीं भूला है, जब किस तरह से लोगों की आंखों की रोशनी के साथ खिलवाड़ हुआ था। ये अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर विषय था। लेकिन चलिए हम अभी बात कर रहे हैं दवाओं की, तो त्वरित एक्शन मांगता है। अगर किसी दवाई खराब निकल रही है, अमानक है या सब स्टैंडर्ड है, तो त्वरित एक्शन चाहता है। किस तरह से एक्शन हो पाता है, मैं आपसे ही जान लेता हूं। जी इसमें मैं ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसा कि पांडे जी ने भी कहा अभी कि कई बार दवाइयाँ इसलिए खराब हो जाती है, हम स्टैंडर्ड दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयाँ इसलिए खराब हो जाती है कि संग्रहण अच्छा नहीं है, रेफ्रिजरेशन अच्छा नहीं है। जी। तो पहली बात तो कॉर्पोरेशन का काम ही है कि हॉस्पिटल तक जो दवाई पहुंचे वो सबसे सही क्वालिटी पहुंचना चाहिए। तो संग्रहण, रेफ्रिजरेशन, ये सब तो होना ही चाहिए। जहाँ पोलियो वैक्सीन के लिए सब कुछ डेवलप हो चुका था। आप देखिए कि इवन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आपने देखा कितने सारे बच्चे रेबीज में मर गए वैक्सीन लगाने के बाद। उसमें एक संभावना व्यक्त की कि रेबीज की जो वैक्सीन थी वो सब स्टैंडर्ड आ रही थी। तो आप समझिए खराब मात्रा में दवाई जो है लोगों की जान नुकसान पहुंचा रहा है। तो लोगों तक खराब दवाई पहुंचना ही नहीं चाहिए। इस चीज को आपको स्ट्रिक्ट फॉलो करना है कि जब भी हॉस्पिटल में दवाई सप्लाई हो रही है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो कोई थर्ड पार्टी उसको देखेगी और उसको करेगी, ये होना ही नहीं चाहिए। खराब दवाई आनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी दवाई में फफूंद लग रहा है तो आप समझिए कि सप्लाई ही खराब थी। आपके घरों में दवाइयां एक साल तक पड़ी रहती है। हर किसी के घर में कोई ना कोई दवाई एक साल तक पड़ी रहती है। कितनी दवाई में फफूंद लगती है? फफूंद लग रही है मतलब पैकेजिंग खराब है, शुरू से उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप उसको देखिए कि प्रॉब्लम शुरू से ही है, आप उसको आखिरी में हल करना चाह रहे हैं, यही एक सबसे बड़ी गलती है। जो व्यक्ति ऐसी दवाई सप्लाई कर रहा है आप उसको ब्लैक लिस्ट मत कीजिए, आप उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चालू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप कड़ी कार्रवाई करेंगे तब तो लोग डरेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए किसी आम तौर पर उदाहरण के लिए ही अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अगर किस पर हमला भी कर देता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो उस पर हो जाता है। यहां तो हजारों लाखों जानों के साथ जानों की बात हो रही है अपने आप में। गंधर्व जी, आखिर हम जो बात करते हैं, मेंटेनेंस की बात करते हैं या संग्रहण की बात करते हैं, तो आखिर ये संग्रहण हो क्यों नहीं पाता है सही ढंग से? देखिए, निश्चित तौर पे इसमें जो चीजें रहती हैं, जिस प्रकार से सरकार टेंडर जारी करती है, दवाइयों को फिर जांच करके उसकी खरीदी प्रक्रिया की जाती है, तो सीजीएमएससी के कोल्ड स्टोरेज है जहां पर दवाइयों को जो तापमान में रखना चाहिए, जो ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करनी चाहिए, वो सभी चीजों को सुनिश्चित किया जाता है। कहीं ना कहीं पैकेजिंग में नुकसान कुछ बैचेस में इसलिए भी हो जाता है कि दवाई कंपनियों द्वारा जो हैंडलिंग है उस वक्त कई बार दवाई की जो पैकेजिंग है वो खराब हो जाती है। उसके साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि जो वेदर चेंजेस हैं उसके साथ जो हमारे कोल्ड स्टोरेज का मेंटेनेंस है, वो दोनों चीजों में कुछ गड़बड़ी होने से भी कई बार वेदर में ऐसे ह्यूमिड कंडीशंस निर्मित हो जाते हैं जिससे वहां पर वो मॉइस्चर लेवल पहुंच जाता है कि जो एनवायरमेंट में फंगस हैं वो वहां पर जाके चीजों को खराब कर सके या प्रभावित कर सके। इसी प्रकार से जब मॉइस्चर वाले कमरे में अगर हम देखेंगे सर्जिकल ब्लेड्स रख दिए जाएं तो उन पर भी एक समय के बाद जंग लगना ये हो सकता है। पर उसकी भी पैकेजिंग पर यह चीज बहुत हद तक निर्भर करती है कि उसकी पैकेजिंग किस स्तर की है। तो पैकेजिंग अगर खराब आती है तो ये सभी चीजों की जांच की जा रही है। अभी जो वर्तमान में खरीदी प्रक्रिया है उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ट्रेसिंग की जा रही है सभी बैच कोड के साथ, बार कोड के साथ। अगर किसी भी बैच में कोई दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं देखिए गंधर्व जी, मैं फिर आपको टोक रहा हूं, जिस तरह से अनिमेश जी ने अभी बहुत सुंदर उदाहरण देके बताया कि सभी अपने घरों में दवाई लेके आते हैं और सालों तक वे दवाई रखी रहती है, लोग उनको खाते हैं और सही हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी होगी और उस कमी को आपको जल्दी से जल्दी जांच के सही भी करना होगा, क्योंकि लोगों की जान के या जान के खिलवाड़ के साथ उनकी स्वास्थ्य की बात है, इसलिए भी काफी ज्यादा गहन जांच की जरूरत है। गंधर्व जी, सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। गंधर्व जी आपका बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, अनिमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।